Okay, so hello everyone, good afternoon. First of all, welcome to class 11th and hopefully सब लोग एक्साइटेड होंगे 11th क्लास को लेकर, प्रिपरेशन को लेकर। सो जल्दी से एक बार मुझे चैट बॉक्स में आपका जो चैट ऑप्शन होगा उसमें जल्दी से एक बार मुझे रिप्लाई देके बता दो हेलो गुड आफ्टरनून। सो इज एवरीवन एक्साइटेड टू स्टार्ट क्लास 11th? चलिए बढ़िया, गुड। चलिए तो मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक्साइटमेंट लेवल दिख रहा है अभी से। चलिए तो मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पहले ओवरव्यू बता दूं कि जो हम लोग का फिजिक्स इन पर्टिकुलर 11th क्लास जो होता है उसका ओवरव्यू क्या होता है। सो हम बात कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स की। क्लास 11th के फिजिक्स में जो हमारा मेन पोर्शन, जो हमारा मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन होगा, वो होगा रिलेटेड टू मैकेनिक्स। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जिस पोर्शन को हम लोग स्टडी करेंगे 11th क्लास में वो होता है मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स के अंदर जो सब टॉपिक्स आते हैं जिनसे आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर होंगे, मैकेनिक्स के अंदर जो सब टॉपिक्स होते हैं जिनसे आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हो, उसमें इंक्लूडेड होता है काइनेमेटिक्स, दैट इज मोशन इन 1 and 2 डायमेंशन। अपार्ट फ्रॉम काइनेमेटिक्स हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की, फ्रिक्शन, फिर वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन। ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो एक्स्ट्रा एडिड टॉपिक्स होते हैं 11th के मैकेनिक्स में। तो लिस्ट बहुत लंबी है, मैं अभी इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट बस इतना ब्रीफ में आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन होने वाला है क्लास 11 फिजिक्स का। जो मेन पोर्शन है वो होता है मैकेनिक्स, और इसके बाद कुछ सब टॉपिक्स भी होते हैं जिन पर हमें 11 में फोकस करना होता है। कुछ और टॉपिक्स होते हैं जिनमें इंक्लूडेड होता है वेव्स, एंड अपार्ट फ्रॉम वेव्स एक टॉपिक और होता है जो होता है थर्मोडायनेमिक्स। तो ये ब्रॉडर लेवल पे जो क्लासिफिकेशन होता है ये मैंने आपके सामने अभी डिस्कस किया है। इसमें से मेजॉरिटी पोर्शन में फिर रिपीट करता हूँ कि 60 to 70% इनफैक्ट पोर्शन जो होता है, समवेयर अराउंड 70% पोर्शन जो होता है वो मैकेनिक्स ही होता है। रिमेनिंग 20 से 30% पोर्शन जो हमारा सिलेबस में होता है वो होता है रिलेटेड टू वेव्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। चलिए, अब इसके अलावा फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें 11th में और इनफैक्ट इन जनरल 12th में कुछ बेसिक टर्म्स की रिक्वायरमेंट होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो टूल होगा फिजिक्स को समझने के लिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल होगा वो होगा बेसिक मैथ्स। जहाँ पर हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल प्रोसेसेस जो होते हैं उनसे फेमिलियर होने की कोशिश करेंगे। और जो बेसिक मैथ्स, जो मैथमेटिकल टूल्स होता है जिस पर हमारा फोकस होगा, उस मैथमेटिकल टूल में हमें स्टडी करना है वेक्टर्स, वेक्टर अलजेब्रा जो हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे हर एक टॉपिक में। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग बात करेंगे कैलकुलस की, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। बिल्कुल शायद हो सकता है आपको ये टर्म्स बिल्कुल नए लग रहे हों, कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बट जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स होते हैं जिनका हम लोग फिजिक्स में रेगुलरली यूज़ करते हैं, जिनका फिजिक्स में रेगुलर बेसिस पर यूज़ होगा। चलिए, पर आज का जो हमारा टॉपिक होगा डिस्कशन का, आज जो हमारी फर्स्ट क्लास है, ये तो मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया कि फिजिक्स का हमारा 11th की जो जर्नी होगी, जो हमारा ओवरव्यू होगा वो किस फॉर्म में होगा, किस फॉर्मेट में होगा। पर आज की जो हमारी फर्स्ट क्लास होगी, क्लास नंबर 1 फिजिक्स की, वो होगी एक बहुत ही सिंपल सा और येट रेलेवेंट टॉपिक जो हमारा होता है, और वो होता है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स में रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशंस की। तो आप लोगों को कॉपी मेंटेन करनी है, फिजिक्स की अलग से कॉपी मेंटेन करनी है, उसमें फर्स्ट हेडिंग लिखो। फर्स्ट हेडिंग होगी, फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा बिफोर स्टार्टिंग मैकेनिक्स, हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। अब यूनिट्स एंड डायमेंशंस की स्टार्टिंग हम लोग करेंगे सबसे पहली डेफिनेशन से,
जिसके ऊपर पूरा फिजिक्स बेस्ड होता है, और फर्स्ट डेफिनेशन होती है डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब शायद आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन सबसे पहले क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि फिजिक्स में हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, हर टॉपिक में हमें कुछ क्वांटिटीज मिलेगी जिन्हें हमें स्टडी करना है। जैसे एग्जांपल, स्टार्टिंग फ्रॉम काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में आपको स्पीड मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, टाइम मिलेगा। ये सब क्या है? ये सब एक फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फिजिकल क्वांटिटीज हैं। जब हम लोग लॉस ऑफ मोशन की बात करते हैं, तब आप कुछ मुझे एग्जांपल सजेस्ट कर सकते हो लॉस ऑफ मोशन में कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग स्टडी करेंगे? लॉस ऑफ मोशन में फिजिकल क्वांटिटीज जिनसे हम डील करेंगे, फोर्स, डेफिनेटली गुड, वेरी गुड। फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स, मास, ये सब क्या है? ये सब वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम लोग डिस्क्राइब करेंगे लॉज ऑफ मोशन में। फ्रिक्शन के बाद आगे जब हम बात करते हैं वर्क पावर एनर्जी की, फ्रिक्शन में भी सेम कंटिन्यू होता है। आगे जब हम बात करते हैं वर्क पावर एनर्जी की, तब हम बात करेंगे वर्क, एनर्जी। हम लोग बात करेंगे वर्क की, एनर्जी की, पावर की। तो बेसिकली ये सब भी क्या है? ये सब भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। जैसे और एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? हीट। हीट इज अ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटीज होगी। आगे ट्वेल्थ में करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस, करंट, चार्ज, करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब क्या होगा? ऑल दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा होता है, सबसे पहली डेफिनेशन होती है फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन। तो फिजिकल क्वांटिटी भी नोट नहीं करना है, मैं बता दूंगा नोट कैसे करना है, पहले हम समझेंगे, पहले हम मीनिंग क्लियर करेंगे। तो एग्जैक्टली फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है? तो बेसिक जो इसकी डेफिनेशन होती है, वो हम इस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं, इस तरह से स्टेट कर सकते हैं: क्वांटिटीज which describe some particular law of physics and which are possible to measure. They are termed as physical quantities। मतलब ऐसी क्वांटिटी जो फिजिक्स के किसी लॉ को डिस्क्राइब करे और जिसे मेजर करना हमारे लिए पॉसिबल हो, उसे हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल, अभी नोट करने से पहले समझना, एग्जांपल हम नोट करने के लिए फिर सफिशिएंट टाइम देंगे। एग्जांपल हो सकता है, जैसे हम लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं। सबसे पहला हम एग्जांपल ले रहे हैं लॉज ऑफ मोशन का। चलो, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिससे सब लोग फैमिलियर हैं, F इक्वल टू एम ए। अब ये एग्जैक्टली क्या है? ये तो एक लॉ है। ये क्या है? ये सेकंड लॉ है। ये होता है न्यूटन्स सेकंड लॉ। अब इस न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर ये जो क्वांटिटीज आ रही हैं, ये जो क्वांटिटीज आ रही है, जो फिजिक्स के किसी लॉ को डिस्क्राइब करने में हमारी हेल्प कर रही है, फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है? ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो फिजिक्स में हमारे लिए, क्या करती है? किसी पर्टिकुलर लॉ को डिस्क्राइब करने में हेल्पफुल होती है। उसे हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, ऑल दिस आर फिजिकल क्वांटिटीज। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं फिजिक्स में, इन पर्टिकुलर मैं सिर्फ एक दो एग्जांपल्स को ही हाईलाइट कर रहा हूँ। एक और एग्जांपल हो सकता है ओम्स लॉ। सब लोग फैमिलियर हैं ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। अब अगेन यहाँ पर हमें बहुत सारी क्वांटिटीज दिख रही हैं: वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस। ये सब क्या है? ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो फिजिक्स के किसी एक पर्टिकुलर लॉ को डिस्क्राइब करने में हमारी हेल्प करती है। तो आज की हम लोग जो स्टार्टिंग करेंगे वो होगा फिजिकल क्वांटिटी और उसके क्लासिफिकेशन से। सो क्या यहाँ तक का पॉइंट सबको अभी क्लियर हो रहा है? जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस करा है रिलेटेड टू फिजिकल क्वांटिटी, इज इट क्लियर? चलिए, बढ़िया, गुड। और हाँ, नोट्स हम लोग क्रिएट करेंगे, साथ में हमें ये सब चीज़ें मेमोराइज भी करते जाना है। हमारा इंटेंशन, हमारा एम होगा कि क्लास में जो हम स्टडी कर रहे हैं वो मेमोराइज भी होता जाए। सिर्फ
लास्ट में 5 to 10 मिनट्स आपका डेली बेसिस पे रिवीजन का काम अलग से रिमेनिंग होता है, पेंडिंग होता है। सारी चीज़ें हमें क्लास में याद हो जानी चाहिए। चलिए तो हेडिंग डालेंगे हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशंस और ये नोट करना स्टार्ट करेंगे। चलिए अब फिजिकल क्वांटिटी को हम स्टडी करने के लिए और डिटेल में स्टडी करने के लिए क्लासीफाई करेंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन होगा वो होगा रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्लासीफाई करना चाहते हैं। किसी को आइडिया, आप लोगों को वैसे आइडिया होगा, आप लोगों ने थोड़ा बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ा होगा, डिस्कस किया होगा। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन जिसमें हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैटेगराइज करेंगे? जिन लोगों को भी आंसर पता है वो मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं अभी। बिल्कुल सही। अभी हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन नहीं कर रहे, स्केलर एंड वेक्टर डिफाइन नहीं करेंगे। बिल्कुल सही, काफ़ी लोगों ने सही आंसर दे दिया है। दे आर आइदर टर्म्ड एज और क्लासिफाइड एज, दो क्लासिफिकेशन होंगे। दे आर आइदर क्लासिफाइड एज फंडामेंटल ऑल्सो नोन एज बेस क्वांटिटीज, फंडामेंटल ऑल्सो नोन एज बेस क्वांटिटीज। और सेकंड क्लासिफिकेशन होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। अभी मीनिंग बताएंगे दोनों का, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, दोनों का मीनिंग क्या होता है। बट ये दो बेसिक क्लासिफिकेशन होंगे, आइदर दे आर termed as fundamental quantities or they can also be termed as or classified into derived quantities। अब ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है बेसिकली ये डिफाइंड होती है, प्री डिफाइंड होती है। दे आर 7 क्वांटिटीज इन नंबर। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, अगर कोई हमसे पूछता है कि टोटल कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज एग्जिस्ट करेगी, तो हम बोलेंगे देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। और साथ में इसमें दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स और होती है। अभी मैं डिस्कस करूंगा सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती है, आपको क्लियर होगा। अभी बस फ्लो के साथ आप याद करते जाओ कि अपार्ट फ्रॉम सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज, इस ग्रुप में दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमें और ऐड करनी पड़ी। अब इन 7 क्वांटिटीज के अलावा फिजिक्स में जितनी क्वांटिटीज होती है वो सब आ जाएगी अंडर द हेडिंग ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब हम समझते हैं कि फंडामेंटल और डिराइव्ड होता क्या है। अभी नोट करने से पहले हम लोग सब मीनिंग समझेंगे, देखेंगे, फिर हम नोट करेंगे। देखो एग्जाम्पल, अब फिजिक्स में से तो बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। सपोज मैं रैंडमली मास और वॉल्यूम, सपोज मैं मास और वॉल्यूम को डिफाइन कर देता हूँ। मैं अगर मास और वॉल्यूम को डिफाइन कर देता हूँ, तो इस केस में अगर मैं मास और वॉल्यूम अगर डिफाइन कर देता हूँ, डिस्क्राइब कर देता हूँ, तो जो डेंसिटी होती है वो तो फिर मास और वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी।
तो अगर मैं इन 2 क्वांटिटीज़ को फिज़िक्स में डिफ़ाइन कर दूँ तो मुझे अलग से डेंसिटी के लिए डेफ़िनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। डेंसिटी बेसिकली मास और वॉल्यूम पे डिपेंड करने लग जाएगा। तो इस केस में अगर मैं मास और वॉल्यूम को फंडामेंटल बोलता हूँ, अभी बोलेंगे नहीं, बट सपोज़ अगर मैं इसको फंडामेंटल बोलता हूँ, तो जो डेंसिटी होगा, डेंसिटी फिर फंडामेंटल नहीं है, डेंसिटी फिर डिराइव्ड हो जाएगा, जो इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है। तो कुछ बेसिक मीनिंग समझ में आ रहा है? फंडामेंटल मतलब क्या? जो आपस में इंडिपेंडेंट हो और जिनके हेल्प से हम लोग बाकी सभी क्वांटिटीज़ को डिफाइन करने की कोशिश कर सकते हैं। अभी वॉल्यूम भी फंडामेंटल नहीं है। देखो क्यों नहीं है फंडामेंटल? क्योंकि एक और एग्जांपल देखो, सपोज़ मैं लेंथ डिफाइन कर देता हूँ। लेंथ, मास और टाइम, ये 3 चीज़ें डिफाइन कर देता हूँ। तो मुझे बताओ इन तीनों चीज़ों को डिफाइन करने से कौन-सी क्वांटिटीज़ हैं जो मैं फाइंड कर सकता हूँ? सपोज़ अगर मैं इनको डिफाइन कर देता हूँ, तो बताओ कौन-सी क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें मैं फाइंड कर सकता हूँ? आपको लेंथ पता है तो फिर एरिया भी निकल जाएगा। एरिया अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, वो तो लेंथ और विड्थ पर ही डिपेंड करेगा। सेम केस वॉल्यूम भी डिफाइन हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको लेंथ और टाइम पता है, तो आप स्पीड भी डिफाइन कर सकते हो। स्पीड बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। बट अगेन ये भी अपने आप में एक तरह से डिफाइन हो चुका है। स्पीड मिल गया, टाइम पता है, तो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन भी डिफाइन कर सकते हो। ये भी मिल जाएगा हमें, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और क्या मिल सकता है? अगर हमें एक्सेलरेशन मिल गया, मास मैंने अलग से डिफाइन करा है, तो मैं फोर्स भी लिख सकता हूँ, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मैं मोमेंटम लिख सकता हूँ, मास इनटू वेलोसिटी। तो क्या आपको ये क्लियर हो रहा है कि सिर्फ इन 3 क्वांटिटीज़ को, और बहुत सारी चीज़ें हैं, डेंसिटी लिख सकता हूँ मैं, और बहुत सारे टर्म्स है, प्रेशर लिख सकता हूँ मैं अब। जैसे अब प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर कैसे आ जाएगा? प्रेशर हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। ये एरिया निकल गया, ये फोर्स हो गया, फोर्स अपॉन एरिया से हमें प्रेशर मिल जाएगा। तो इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि अगर मैं सिर्फ इन 3 क्वांटिटीज़ को डिफाइन कर दूँ फिज़िक्स में, मैं किनकी बात कर रहा हूँ? मैं इन 3 क्वांटिटीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर मैं फिज़िक्स में सिर्फ इन 3 क्वांटिटीज़ को ही डिफाइन कर दूँ, तो इनके बेसिस पर तो बहुत सारी क्वांटिटीज़, देखो आपके सामने कितनी सारी क्वांटिटीज़ ऑटोमेटिकली डिफाइन होती जा रही है फिज़िक्स में। अच्छा, अभी मैं डिटेल में और डिस्क्रिप्शन दूँगा, बट पहले मुझे इतना बताओ कि क्या यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है कि फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल मतलब वो क्वांटिटीज़ जो आपस में इंडिपेंडेंट होगी। देखो, फंडामेंटल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर मैं सपोज़ लेंथ और टाइम को फंडामेंटल बोलता हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे वेलोसिटी को इंक्लूड नहीं कर सकता। ये आपको क्लियर हो रहा है? ये पेयर फॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ऑलरेडी आप लेंथ और टाइम को फंडामेंटल बोल चुके हो, तो वेलोसिटी फिर इस ग्रुप का पार्ट नहीं होगा। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? येस या नो में मुझे रिप्लाई कर दो जल्दी से। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की लिस्ट में आने के लिए वो क्वांटिटीज़ मैं यूज़ करूँगा जो आपस में इंडिपेंडेंट होगी और जिनके बेसिस पर, अच्छा एक बार रिपीट कर दें, देखो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की लिस्ट में उन क्वांटिटीज़ को रखना है जो आपस में इंडिपेंडेंट है। जैसे एग्जांपल, अगर मैं लेंथ और टाइम को डिफाइन कर देता हूँ और साथ में बोलता हूँ कि वेलोसिटी या स्पीड स्पीड भी फंडामेंटल है, तो ये गलत हो जाएगा। ये गलत क्यों होगा? क्योंकि आप इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में उन 3 क्वांटिटीज़ को रख रहे हो, जिनमें से 2 क्वांटिटीज़ के हेल्प से मैं थर्ड क्वांटिटी डिफाइन कर सकता हूँ। लेंथ और टाइम के हेल्प से हम स्पीड डिफाइन कर सकते हैं ना? लेंथ और टाइम के हेल्प से स्पीड डिफाइन हो जाएगी। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? इसका मतलब हम लोग इन तीनों को एक साथ एक ग्रुप में नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें से 2 फंडामेंटल हो जाएगी, तो ये एक डिराइव्ड हो जाएगी। तो इसका मतलब ये क्लासिफिकेशन में ये तीनों साथ में नहीं होंगे। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने एसआई ने डिसाइड करा कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होगी। ये डिसीजन जो होता है वो एसआई ने लिया कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होगी, और वो क्वांटिटीज़ आपको पता है। क्वांटिटी, उसकी एसआई यूनिट और उसका सिंबल। चलो मुझे बताते जाओ, फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगी?
बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी होगी लेंथ, एसआई यूनिट मीटर, सिंबल स्मॉल एम। सेकेंड फंडामेंटल क्वांटिटी जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या होगी? सेकेंड फंडामेंटल क्वांटिटी मास, वेरी गुड। ये भी फंडामेंटल की लिस्ट में आती है और काफ़ी लोगों ने तो मुझे सातों क्वांटिटी के नाम भी बता दिए हैं, गुड, वेरी गुड। चलिए, पर हम लोग टर्न बाय टर्न एक एक करके देखेंगे। मास के लिए हम लोग यूज़ करेंगे किलोग्राम, सिंबल स्मॉल के स्मॉल जी। इसी सीक्वेंस में थर्ड नंबर पर, मास के बाद थर्ड नंबर पर होगा टाइम। टाइम के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एसआई यूनिट सेकेंड और रिप्रेजेंटेशन होगा स्मॉल एस। इट इज़ फॉलोड बाय क्वांटिटी नंबर फोर्थ। क्वांटिटी नंबर फोर बिल्कुल सही, टेम्परेचर, वेरी गुड। टेम्परेचर मेजर्ड इन एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? केल्विन, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल के। इसके बाद क्या आएगा? क्वांटिटी नंबर फाइव। आप लोगों को पता है क्वांटिटी नंबर फाइव भी, गुड, वेरी गुड। क्वांटिटी नंबर फाइव होगी इलेक्ट्रिक करंट, measured in ampere, represented by capital A, very good. It is followed by quantity number six, amount of substance. अब हम बात करेंगे क्वांटिटी नंबर सिक्स की, that is amount of substance, जिसे हम मेजर करेंगे मोल्स में, रिप्रेजेंटेड बाय MOL। सेवेंथ क्वांटिटी, ऑल्दो हम लोग इसका यूज़ बहुत ही कम, रेयर करेंगे, ट्वेल्थ में करेंगे, अभी हमारा कंसर्न बिल्कुल नहीं होगा, बट लिस्ट में आती है इसलिए हम बता रहे हैं। अभी आपको इसकी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। क्वांटिटी नंबर सेवन, सेवन तो लास्ट क्वांटिटी जो भी हम कभी यूज़ नहीं करने वाले 11th में, वो होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसे मेजर किया जाता है कैंडेला में, रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल सी स्मॉल टी। अब काफ़ी लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर हमें ये तो समझ में आ रहा है कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी बेसिकली इज़ अ मेजर ऑफ ब्राइटनेस। सर हमें ये तो फील होता है कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज़ अ मेजर ऑफ ब्राइटनेस, ये तो हमें समझ में आ गया। पर हमारा कंसर्न सर ये है कि हम कैंडेला को कैसे विजुलाइज करें। तो देखो, जैसे आपको अगर मैं बोलता हूँ कि 1 मीटर लेंथ है, सपोज मैं आपको बोलता हूँ 1 मीटर की लेंथ है, आपके माइंड में पिक्चर आती है 1 मीटर लेंथ कितनी होगी? अप्रॉक्स पिक्चर आ जाती है आपके माइंड में। सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि किसी ऑब्जेक्ट का मास है 5 किलोग्राम, डेफिनेटली आपके माइंड में पिक्चर आती है कि कम वेट है। अगर मैं आपको बोलता हूँ 10 सेकेंड्स, तो आपके माइंड में एक जनरल आउटलाइन तो बन जाता है कि 10 सेकेंड कितना टाइम होगा। अगर मैं आपको बोलता हूँ टेम्परेचर है 300 केल्विन, फील होता है। तो वैसे ही कैंडेला का एक बेसिक रफ मीनिंग क्या होगा? रफली, एक्यूरेटली नहीं बोल रहा हूँ, रफली इट इज इक्वल टू द ब्राइटनेस ऑफ अ सिंगल कैंडल। अगर एक डार्क रूम में आप एक सिंगल कैंडल को लिट करते हो तो उसकी जो ब्राइटनेस होगी, रफली इट इज इक्वल टू 1 कैंडेला। एग्जैक्ट डेफिनेशंस बिल्कुल अलग होती है, एसआई की डेफिनेशंस बिल्कुल अलग होती है। ये मैंने आपको इसको विजुलाइज करने का सिर्फ मेथड बताया है। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है? तो ये अभी हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये अभी हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जिनके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बाकी सभी क्वांटिटीज, जितनी भी क्वांटिटीज फिजिक्स में रिमेनिंग है, उन सभी क्वांटिटीज को अब हम लोग इन क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन के हेल्प से डिराइव कर सकते हैं। तो ऑल दिस 7 क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज बेस क्वांटिटीज। चलिए, तो अब हम इसको नोट करना स्टार्ट करेंगे। नोट आपको करना है यहाँ से, ये नोट करना स्टार्ट करना है आपको यहाँ से।
अब इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी में सबसे पहला स्टेटमेंट लिखो। सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी में एक स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दिस क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड इट इज पॉसिबल फॉर अस, फंडामेंटल क्वांटिटीज में these quantities are independent of each other and it is possible for us to obtain all the other remaining physical quantities, to obtain all the other remaining physical quantities by combining this base quantities, by combining this base quantities। तो इन बेस क्वांटिटीज के किसी ना किसी कॉम्बिनेशन से हम क्या कर सकते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज या रिमेनिंग जितनी भी फिजिक्स में क्वांटिटीज होती है उनको ऑब्टेन कर सकते हैं। ये आपको नोट नहीं करना है, आपको नोट करना है यहाँ से। हाँ, अगर किसी का कुछ पार्ट स्किप हो जाता है, बाय चांस कोई नोट नहीं कर पाता है, तो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड होगी। तो आपको जब इवनिंग में रिकॉर्डिंग प्रोवाइड होगी, अगर कोई पोर्शन स्किप हो गया है तो आप उसको रिविजिट कर सकते हो। नोट करने के साथ साथ ये सारी चीज़ें हमें मेमोराइज भी करते जानी है, याद होते जाना चाहिए सब कुछ। कॉपी में प्रॉपरली नोट भी करना है और साथ में से मेमोराइज भी करना है।
चलिए, अब यहाँ पर हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट्स का डिस्क्रिप्शन और देना चाहते हैं। कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। और वो बेसिक पॉइंट्स ये है कि जब हम यहाँ पर लिखते हैं जैसे एग्जांपल सेकंड्स, तो मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको इस टाइप से रिपोर्ट करते हैं, नोट करते हैं। जब हम बोलते हैं सेकंड्स तो वो ऐसा लिखते हैं, सपोज 5 सेकंड्स, ये चल जाएगा, ये करेक्ट है। बट अगर कोई इसे ऐसे लिखता है 5 SEC, तो ये गलत है। या तो आप इसे पूरा लिखोगे या फिर शॉर्ट में लिखना है तो फिर पूरा ही शॉर्ट लिखोगे। ये 5 SEC कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसे हम लिखेंगे अदरवाइज 5 सेकेंड्स। जैसे एग्जांपल मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो लिखते हैं स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, तो वो क्या करते हैं, वैसे लिखते हैं 10 मीटर पर SEC, गलत है। SI के अकॉर्डिंग इस तरह से नहीं लिखा जा सकता है। रिप्रेजेंटेशन आपको करना है तो उसे प्रॉपरली रिप्रेजेंट करना है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अभी दूसरा पॉइंट आपने यहाँ पर केयरफुली ऑब्जर्व करा होगा, कुछ क्वांटिटीज़ हैं जो किसी साइंटिस्ट के नेम पर डिराइव्ड होती है। कुछ क्वांटिटीज़ हैं जो किसी साइंटिस्ट के नेम पर डिराइव्ड होती है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है। इसकी यूनिट बताओ जरा जल्दी से क्या होती है? यूनिट न्यूटन, ऑब्वियसली साइंटिस्ट का नेम है। तो जब हम इसे लिखते हैं तब ध्यान रखना कि जब हम इसे लिखेंगे तब ये आएगा लोअर केस में। अभी आपकी टेंडेंसी होती है जब भी हम किसी का नाम लिखते हैं, इंग्लिश में जब हम किसी का नाम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, इनिशियल्स को कैपिटल रखते हैं। बट एसआई के अकॉर्डिंग जब भी क्वांटिटी किसी साइंटिस्ट के नेम पर डिराइव्ड होगी, इनिशियल्स को रखना पड़ेगा हमें स्मॉल। पर हाँ, जब आप इसको शॉर्ट में लिखते हो, शॉर्ट में लिखने का मतलब जब आप शॉर्ट में लिखते हो तब वो ऑब्वियसली कैपिटल होगा, जैसे एन कैपिटल होगा। और एग्जांपल बताओ, आपको और एग्जांपल्स याद आ रहे होंगे? बहुत बढ़िया, गुड। करंट के लिए एम्पियर, प्रेशर के लिए पास्कल, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैं रैंडमली 3-4 एग्जांपल्स लिख रहा हूँ अब यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जांपल हो सकता है एम्पियर, मतलब करंट के लिए। करंट के लिए जब हम लिखेंगे तब हम क्या लिखेंगे? करंट के लिए हम लोग लिखेंगे एम्पियर, शॉर्ट में लिख रहे हैं उसको। और जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तब होगा कैपिटल ए। और एग्जांपल हर्ट्स, बिल्कुल सही, फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए अगर हम फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं तो फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए हर्ट्स। और जब हम इसे नोट करेंगे तो नोट किस टाइप से करेंगे? कैपिटल एच, स्मॉल जेड, इनिशियल कैपिटल रखना है। और एग्जांपल्स की लिस्ट यहाँ एंड नहीं होती है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल बता दूं आपको, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फेमस नेम टेस्ला। रिप्रेजेंटेशन की अगर बात आती है तो रिप्रेजेंट कैसे करोगे? रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल टी, ठीक है। चलिए, इसमें बस एक ही पर्टिकुलर एक्सेप्शन होगा, ओम वाला। जैसे हम जब रेजिस्टेंस मेजर करते हैं जो कि मेजर किया जाता है ओम में, ये तो लोअर केस ही लिखना है, बस इसके लिए जो हम रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं वो इस टाइप का होता है। तो बस ये एक तरह से इसका एक एक्सेप्शन हो गया। अदरवाइज बाकी आपको इसके पीछे का एक आउटलाइन क्लियर हो रहा होगा। जब हम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे तो रिप्रेजेंटेशन हमें किस टाइप का रखना है। चलिए, ये तो बात हुई फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की। चलिए, अब इसमें हम कुछ ऐड करेंगे और वो होगा सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब हम बात करेंगे दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स। हमने बताया था ना कि ये 7 क्वांटिटीज़ तो फंडामेंटल होती है, बट इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के साथ साथ हमें 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स की रिक्वायरमेंट और होती है। तो अब हम बात करना चाहते हैं कि वो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या हैं? किसी को आइडिया 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती हैं? अपार्ट फ्रॉम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती है? काफ़ी लोगों को आइडिया होगा, बताओ। गुड, वेरी गुड। यस, डेफिनिटली, वन फॉर मेजरिंग प्लेन एंगल एंड अदर फॉर मेजरिंग सॉलिड एंगल। आज हम सबसे पहले बात करेंगे प्लेन एंगल की। फर्स्ट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग
first is used for measuring plane angle. सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, प्लेन एंगल आपने कभी फॉर्म होते हुए देखा है? सबने देखा है। प्लेन एंगल कैसे फॉर्म होता है? एक प्लेन में, एक 2 डायमेंशनल प्लेन में 2 स्ट्रेट लाइंस जहाँ पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वहाँ पर फॉर्म होता है एक प्लेन एंगल। यहाँ पर ये देखो, ये फॉर्म हुआ एक प्लेन एंगल रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। मेजर किसे करते हैं? इसे मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई भी रैंडम डिस्टेंस को रेडियस मानते हुए हम लोग यहाँ पर एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ करेंगे। ये 9th-10th का बेसिक मेथड है जिससे सब लोग फैमिलियर हैं। हम लोग एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ करेंगे। अब इन 2 लाइंस के बीच में इस आर्क की कुछ लेंथ कट हुई है। ये देखो, ये आर्क की कुछ लेंथ इंटरसेप्ट हुई है। ये आर्क की लेंथ इंटरसेप्ट होगी। अब इसके बेसिस पर हम लोग डिफाइन करेंगे एंगल इन रेडियन, बट उसको डिफाइन करने से पहले हम समझ लें कि प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए हम यूनिट क्या यूज करते हैं। तो ऐसा ही यूनिट फॉर मेजरिंग प्लेन एंगल ऐसा यूनिट फॉर मेजरिंग प्लेन एंगल क्या है? ऐसा यूनिट फॉर मेजरिंग प्लेन एंगल इज रेडियंस। शॉर्ट में लिखा जाएगा RAD। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एंगल थीटा इन रेडियंस विल बी डिफाइंड एज, अगर मुझे एंगल थीटा को रेडियंस में डिफाइन करना है तो एंगल थीटा इन रेडियंस विल बी डिफाइंड एज angle in radian will be defined as arc length divided by radius। ठीक है। इसके अलावा आप लोग एक और यूनिट यूज करते हो प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए। वैसे आप लोग 2 यूनिट यूज करते हो, अभी मैं नोट करने का टाइम दूंगा, पहले समझ लेते हैं हम। प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए आप 2 सबसे ज्यादा कॉमन यूनिट्स यूज करते हो। कौन सी 2 यूनिट्स होती हैं वो? प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए हम जो सबसे ज्यादा 2 कॉमन यूनिट्स यूज करते हैं वो होती है रेडियन और डिग्री। जिसमें से रेडियन, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, रेडियन ऐसा यूनिट होती है। जिसमें से रेडियन क्या होती है? रेडियन इज एसआई यूनिट। जैसे एग्जांपल, लेंथ मेजर करने के लिए आप मीटर, सेंटीमीटर, उसके अलावा इंचेस, फुट, ये सब यूज कर सकते हो। बट इसमें से ऐसा यूनिट कौन सी होती है? यार्ड्स भी यूज कर सकते हो। इसमें से ऐसा यूनिट कौन सी होती है? मीटर होती है। वैसे यहाँ पर ऐसा यूनिट होती है रेडियन। ठीक है। कन्वर्जन आपको पता है, सबको कन्वर्जन पता होगा, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। कन्वर्जन रेडियन से डिग्रीज में, डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ये आप लोगों ने 9th-10th में यूज किया है। 90 डिग्री पाई बाय 2, पाई बाय 2 रेडियन, 45 डिग्री पाई बाय 4 रेडियन, 30 डिग्री पाई बाय 6 रेडियन। ये सब कुछ आप लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हो। बस ये है कि दोनों चीजें सेम है, यूनिट्स अलग अलग है। यूनिट्स में एक हम लोग यूज कर रहे हैं ऐसा यूनिट विच इज रेडियन, और सेकंड हम लोग यूज कर रहे हैं डिग्रीज, जो कि ऐसा यूनिट नहीं होगी। चलिए, तो ये मीनिंग सबको क्लियर हो रहा है। सबसे पहली जो सप्लीमेंट्री यूनिट होगी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री यूनिट अपार्ट फ्रॉम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, फर्स्ट सप्लीमेंट्री यूनिट जो हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि इन 7 के अलावा हमें एंगल मेजर करने की रिक्वायरमेंट होगी, तो फर्स्ट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग प्लेन एंगल। इसे नोट कर लिया जाए।
चलिए अब प्लेन एंगल के बाद जो सेकंड सप्लीमेंट्री यूनिट होगी वो हम लोग यूज़ करेंगे फॉर मेजरिंग सॉलिड एंगल। तो अब जो सेकंड सप्लीमेंट्री यूनिट हम लोग यूज़ करेंगे इट इज़ यूज्ड टू मेजर सॉलिड एंगल। फॉर मेजरिंग सॉलिड एंगल। थोड़ा सा मुझे आप लोग ओवरव्यू दो आपके एंड से कि सॉलिड एंगल कैसे फॉर्म होता है, आप लोगों को इसका आइडिया है? सब लोगों ने सॉलिड एंगल ऑब्जर्व किया होगा। मैं बताता हूँ सॉलिड एंगल आपने कब ऑब्जर्व करा है। जब आप एक आइसक्रीम का कोन देखते हो, जब आप एक आइसक्रीम का कोन देखते हो तो आइसक्रीम के कोन में जो टिप पर ये एंगल सबटेंड होता है, आइसक्रीम के कोन के जो टिप पर एंगल सबटेंड होता है, ये यहाँ पर जो एंगल सबटेंड हुआ है ये 2 डायमेंशन में नहीं हुआ है, ये एक्चुअली 3 डायमेंशन में हुआ है। इसे हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। ये है सॉलिड एंगल। इसे मेजर करने का मेथड क्या होता है? बिल्कुल सिमिलर अप्रोच है जो हम फॉलो करेंगे। और वो अप्रोच क्या होगा? इसे मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर मानते हुए कोई भी रैंडम रेडियस आर का इस बार एक स्पेरिकल सरफेस ड्रॉ करेंगे। लास्ट टाइम हमने सर्कल ड्रॉ किया था, इस बार 3 डायमेंशन की बात चल रही है तो 3 डायमेंशन में हम क्या ड्रॉ करेंगे? 3 डायमेंशन में हम लोग एक स्पेरिकल सरफेस ड्रॉ करेंगे। हम क्या ड्रॉ करेंगे? हम ड्रॉ करेंगे एक स्पेरिकल सरफेस। अच्छा, अब ये इमेजिन करो कि जब हम एक स्पेरिकल सरफेस ड्रॉ करेंगे तो क्या आप लोग ये इमेजिन कर पा रहे हो कि इस स्फीयर का कुछ एरिया अंदर इंटरसेक्ट हुआ है? ये जो हमने स्पेरिकल सरफेस ड्रॉ करा है, पहले नोट कर लेते हैं इसको। स्पेरिकल सरफेस, नोट करो कि स्पेरिकल सरफेस का कुछ एरिया कट हुआ है। ये आपको दिख रहा है, ये कुछ एरिया है जो ट्रैप हुआ है अंदर। ये स्पेरिकल सरफेस का कुछ एरिया है जो अंदर ट्रैप होगा। तो इस केस में हम लोग इसको डिफाइन करेंगे एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो सेकेंड पॉइंट होगा वो ये होगा कि सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए जो हम एसआई यूनिट यूज़ करेंगे, जो हमारी सेकेंड सप्लीमेंट्री यूनिट होगी, इट इज़ एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग, एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग सॉलिड एंगल, और इसको हम बोलते हैं स्टेरेडियन। इट इज़ नोन एज स्टेरेडियन रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एस स्मॉल आर। ये हमारी सेकेंड यूनिट है, सेकेंड सप्लीमेंट्री यूनिट है। रेडियन और स्टेरेडियन जो 2 यूनिट्स हमने बताया था सप्लीमेंट्री यूनिट में, इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग सॉलिड एंगल। और डिफाइन कैसे करेंगे सॉलिड एंगल को? हम डिफाइन करेंगे सॉलिड एंगल विल बी डिफाइंड एज द एरिया इंटरसेक्टेड। ये जो एरिया इंटरसेक्ट होगा, ये जो स्फीयर का एरिया इंटरसेक्ट हुआ है, ये जो स्फीयर का एरिया इंटरसेक्ट होगा, एरिया इंटरसेक्टेड डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, दैट इज ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये बेसिक मीनिंग होगा सॉलिड एंगल का। वैसे ये 12th में हम लोग और डिटेल में पढ़ते हैं, प्लेन एंगल को सॉलिड एंगल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कंप्लीट क्लोज्ड ऑब्जेक्ट सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग 12th क्लास में जब हम गॉस लॉ पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी में तब डिस्कस करते हैं। अभी सिर्फ जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि सॉलिड एंगल का बेसिक मीनिंग क्या होता है वो भी हमने डिस्कस करा है।
चलिए, सो आप लोगों ने होपफुली यहाँ तक नोट कर लिया होगा। तो आज के सेशन का मैं ओवरव्यू फिर से आपको याद दिला दूँ। आज हम लोगों ने रिवाइज़ करा दूँ, रिकैप करा दूँ। आज हम लोगों ने बात करी यूनिट्स एंड डायमेंशंस की। यूनिट्स एंड डायमेंशन में फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक मीनिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। और आज हमने बात करी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की, व्हिच आर 7 इन नंबर, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर आल्सो यूज्ड। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात हुई और उसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, वन फॉर मेजरिंग प्लेन एंगल एंड सेकंड फॉर मेजरिंग सॉलिड एंगल। ठीक है, चलिए इसके साथ हम लोग आज के सेशन को यहाँ पर एंड कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर हम लोग बात करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की।